साल 2020 की बात है। एक खिलाड़ी अपना बैग पैक करके ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही मुश्किल दौरे के लिए निकलता है और उसका काम कोई मैच खेलना नहीं था। उसका काम सिर्फ इतना था कि वो नेट प्रैक्टिस के दौरान जो भारतीय टीम के मुख्य बल्लेबाज हैं उनको अभ्यास कराए। मतलब सिर्फ एक नेट बॉलर की हैसियत से। सही बात है, बस एक नेट बॉलर। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद ही क्रिकेट के इतिहास में कभी हुआ हो। कुछ ही हफ्तों के भीतर वही नेट बॉलर उसी एक दौरे पर टेस्ट, वनडे और T20 मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन जाता है। ये वाकई एक ऐसा आंकड़ा है जो सुनने में किसी मनगढ़ंत कहानी जैसा लगता है। मतलब क्रिकेट के इतने लंबे इतिहास में इतने सारे खिलाड़ियों के बीच ऐसा संयोग और ऐसा टैलेंट एक साथ देखना बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल। और मैं आज यहाँ बैठे बैठे यही सोच रही थी। मेरे सामने डेस्क पर NDTV स्पोर्ट्स, डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रिक ट्रैकर की ढेरों रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। साथ ही विकिपीडिया के नोट्स और ब्रूट इंडिया के एक बेहद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के कुछ अहम बिंदु भी रखे। बहुत सारा डेटा है आज हमारे पास। हाँ, तो इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ किसी की जीवनी पढ़ना नहीं है। आज इस डीप डाइव में हम उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक धूल भरे मैदान से निकला लड़का दुनिया की सबसे खतरनाक यॉर्कर फेंकता है। बिल्कुल। हम IPL 2026 के उन आर्थिक समीकरणों को डिकोड करेंगे जो एक चोटिल खिलाड़ी को 10.75 करोड़ की कीमत दिलाते हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे कोई सिस्टम के बाहर रहकर अपना खुद का एक नया सिस्टम बना रहा है। तो चलिए टी नटराजन की इस दुनिया में उतरते हैं। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जहाँ से ये शुरू होती है। मतलब तमिलनाडु के सलेम जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर एक गांव है, चिन्नप्पमपट्टी। हाँ, चिन्नप्पमपट्टी। हाँ, डेक्कन हेराल्ड के लेख में उनके शुरुआती दिनों का जो विवरण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके पिता थंगारासु एक पावर रूम वर्क करते, मतलब करघे पर काम करने वाली दिहाड़ी मजदूर, और उनकी माँ शांता सड़क किनारे एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान चलाती थी। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। मतलब भारत में गरीबी या अभाव से निकलकर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की कोई कमी तो है नहीं। हाँ, ये तो है। लगभग हर दूसरे क्रिकेटर की कहानी किसी न किसी संघर्ष से जुड़ी होती है। तो चिन्नप्पमपट्टी के इस लड़के में ऐसा क्या अलग था जिसने इसे बाकी सबसे अलग खड़ा कर दिया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, गरीबी का स्तर अलग अलग होता है। हम यहाँ उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ एक बच्चे के पास सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए कॉपी किताब तक नहीं है। ओहो। उनके पास मैदान में दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। नंगे पैर क्रिकेट खेलना उनके लिए कोई शौक नहीं था, उनकी मजबूरी थी। और 5 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते परिवार का पेट पालने का दबाव भी उन पर ही था। बिल्कुल, वो जिम्मेदारी का बोझ। जो बात उन्हें अलग बनाती है वो है सही समय पर एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक का मिलना। उनके गांव के ही A जयप्रकाश ने सबसे पहले इस नंगे पैर दौड़ने वाले लड़के के अंदर की उस आग को पहचाना। जयप्रकाश सिर्फ एक कोच नहीं थे, वो उनके लिए वो पुल थे जो चिन्नप्पमपट्टी की धूल को सीधे प्रोफेशनल क्रिकेट के दरवाजे से जोड़ता था। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नटराजन का ये शुरुआती सफर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई बिना कंप्यूटर और बिना इंटरनेट के सिर्फ एक टूटे हुए कैलकुलेटर पर कोडिंग करना सीख रहा हो। अरे वाह, क्या सटीक बात कही है, एकदम ऐसा ही था। है ना? मतलब आपके पास आधुनिक क्रिकेट की कोई सुविधा नहीं है, न टर्फ विकेट है, न कोई बायोमैकेनिक्स का ज्ञान देने वाला डाइटिशियन है, और न ही लेदर की गेंद है। और यहीं से मेरे ख्याल से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जो है टेनिस बॉल क्रिकेट। बिल्कुल, टेनिस बॉल क्रिकेट ही वो आपका वही कैलकुलेटर था जिस पर नटराजन ने अपनी इंजीनियरिंग की। टेनिस बॉल से खेलना उनके लिए कोई शौक या टाइम पास नहीं था, ये वो इकलौता विकल्प था जो उस वक्त उनके पास उपलब्ध था। लेकिन अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो टेनिस बॉल का क्रिकेट लेदर बॉल से बहुत अलग होता है। तो टेनिस बॉल की वो आदत उनके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार कैसे बन गई? यही सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। खेल विज्ञान और मनोविज्ञान में ना एक कॉन्सेप्ट है जिसे कंस्ट्रेंट लेड अप्रोच कहा जाता है। कंस्ट्रेंट लेड अप्रोच। और बल्लेबाज भारी भरकम बैट लेकर खड़े होते हैं। अगर आप वहाँ थोड़ी सी भी शॉर्ट पिच गेंद डालेंगे ना, या गुड लेंथ पे गेंद रखेंगे, तो गेंद हवा में उछलेगी और बल्लेबाज उसे बहुत आसानी से छक्के के लिए बाउंड्री के पार भेज देगा। तो मतलब गेंदबाज के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है? सिर्फ एक ही रास्ता है,
बल्लेबाज के जूतों को, उसके अंगूठों को निशाना बनाना, एकदम सटीक यॉर्कर। अच्छा। टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर आपको मार खाने से बचना है तो आपको हर गेंद यॉर्कर ही डालनी होगी, कोई और विकल्प है ही नहीं। नटराजन ने सालों तक बिना थके हजारों लाखों बार वही एक गेंद फेंकी। उनके पास स्विंग कराने की सुविधा नहीं थी, बाउंसर का विकल्प काम नहीं करता था। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप एक तेज चलती ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब आपकी गलती की गुंजाइश कुछ इंच से भी कम है। अगर गेंद 1 इंच भी आगे गिरी तो फुल टॉस बन जाएगी, और अगर 1 इंच भी पीछे गिरी तो हाफ वॉली, और दोनों ही सूरतों में गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। एकदम सही। और जब आप सालों तक लगातार यही करते हैं ना, तो ये आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। आपकी मांसपेशियां ऐसे याद कर लेती हैं। मसल मेमोरी। जब उन्होंने बाद में लेदर बॉल उठाई तो भले ही गेंद का वजन बदल गया हो, सीम बदल गई हो, लेकिन वो निशाना, वो गेंद को रिलीज करने का सटीक पॉइंट उनके दिमाग में छप चुका था। आज वे 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो टो क्रशिंग यॉर्कर फेंकते हैं, वो उसी टेनिस बॉल के भारी दबाव की देन है। मुझे तो 2016 के तमिलनाडु प्रीमियर लीग का वो ऐतिहासिक सुपर ओवर याद आता है। ओह, वो TNPL वाला मैच जहां सामने अभिनव मुकुंद और वॉशिंगटन सुंदर जैसे मंझे हुए खिलाड़ी क्रीज पर थे। हाँ, वही। और नटराजन ने उस दबाव वाले सुपर ओवर में कितने रन दिए थे? सिर्फ 5 रन, एक के बाद एक 6 सटीक यॉर्कर। वही तो वो पल था जब नटराजन की कला पहली बार टीवी स्क्रीन्स के जरिए दुनिया तक पहुंची थी, और उन्होंने खुद को सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखा। बिल्कुल नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2020 के लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी, नटराजन अपने गांव सलेम में थे। वहां उन्होंने एक मिनी जिम बनाया, रेत पर दौड़ लगाई और अपनी फिटनेस के स्तर को इतना ऊपर ले गए कि उनकी गेंदबाजी की जो गति पहले 130 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी, वो 135 का आंकड़ा पार कर गई। अरे वाह, लॉकडाउन में भी मेहनत। हाँ, और इस दौरान उन्हें TNCA क्लब के मालिक N शंकर से भी बहुत आर्थिक मदद मिली थी, जिन्होंने उन्हें हर महीने वेतन देकर ये सुनिश्चित किया कि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर रहे। ये सब सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स बनाने के लिए हमेशा अत्याधुनिक सुविधाओं की जरूरत होती है, मतलब बॉलिंग मशीनें, वीडियो एनालिटिक्स, हाईटेक सेंसर्स वगैरह। हाँ, यही माना जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि नटराजन के मामले में संसाधनों की जो कमी थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई? अगर उनके पास बचपन से अच्छी पिचें होती तो शायद वो एक साधारण तेज गेंदबाज बनकर रह जाते जो सिर्फ गुड लेंथ पर गेंद डालना सीखता। इस बात में बहुत गहराई है। जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, तो अक्सर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाते हैं, यानी हर चीज में थोड़े थोड़े कुशल हो जाते हैं, लेकिन मास्टर किसी चीज के नहीं बन पाते। नटराजन के पास सिर्फ एक ही स्किल थी, और उन्होंने उसमें ऐसी महारत हासिल की जिसे दुनिया का कोई भी वीडियो एनालिटिक्स आज तक डिकोड नहीं कर पाया। पर मुझे एक बात अभी भी पूरी तरह हजम नहीं हो रही है। क्या? देखिए, गली मोहल्ले के टेनिस बॉल टूर्नामेंट या T20 लीग में 4 ओवर यॉर्कर डालना एक अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं की धरती पर लेदर बॉल से टेस्ट मैच खेलना, टेस्ट क्रिकेट तो पूरी तरह धैर्य, स्विंग और दिन भर अलग अलग लेंथ पर गेंदबाजी करने का खेल है ना। एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट वहाँ कैसे सर्वाइव कर गया? और यही वो जगह है जहाँ शारीरिक क्षमता से ज्यादा इंसान की मानसिक दृढ़ता की परीक्षा होती है। 2020-21 का वो ऑस्ट्रेलियाई दौरा भारतीय क्रिकेट के इतिहास का शायद सबसे नाटकीय दौरा था। बिल्कुल, खिलाड़ियों की तो लाइन लग गई थी चोटिल होने वालों की। एकदम। टीम इंडिया के खिलाड़ी एक एक करके चोटिल हो रहे थे। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को चोट लगी तो मैनेजमेंट ने अचानक नेट बॉलर के रूप में आए नटराजन को T20 टीम में शामिल कर लिया। फिर वनडे सीरीज के दौरान नवदीप सैनी को बैक स्पाज्म हो गया तो नटराजन को वनडे टीम में भी बुला लिया गया। और फिर ब्रिस्बेन का वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच। हाँ, जब तक गाबा का वो निर्णायक टेस्ट मैच आया, तब तक भारत के लगभग सभी प्रमुख तेज गेंदबाज अस्पताल के बिस्तर पर थे या फिजियो के कमरे में आराम कर रहे थे। तब नटराजन को 300वीं टेस्ट कैप थमा दी गई। मतलब उसी एक दौरे पर वनडे की 232वीं कैप, T20 की 83वीं कैप और टेस्ट की 300वीं कैप एक ही दौरे पर। और उन्होंने पहली ही पारी में 3 विकेट लिए, जिनमें उनका पहला टेस्ट विकेट मैथ्यू वेड का था। मैं उस पल की कल्पना कर रही हूँ। डेक्कन हेरल्ड ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उनकी माँ शांता का जिक्र था। हाँ, वो बहुत भावुक किस्सा है। जब कैमरा में नटराजन अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे तो पूरा गांव टीवी के सामने बैठा था। जैसे ही उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया, उनकी माँ के आंसू बह निकले।
और जैसे ही उन्होंने दूसरा विकेट लिया, माँ ने हाथ में पूजा की थाली ले ली और टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे अपने बेटे की आरती उतारने लगी। क्या बात है। जरा सोचिए, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी सड़क किनारे फास्ट फूड बेचकर गुजारी हो, उसका बेटा आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये पीढ़ियों की गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन को तोड़कर बाहर निकलने का जश्न था। और सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, अगर हम तकनीकी रूप से भी देखें तो ये कोई फ्लूक या तुक्का नहीं था। तुक्का तो बिल्कुल नहीं था। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में, जहां दबाव अपने चरम पर था, नटराजन को आखिरी ओवर में 14 रनों का बचाव करना था। हाँ, मुझे याद है वो मैच। उन्होंने जिस सटीकता और शांति के साथ वो ओवर फेंका और टीम को जीत दिलाई, वो दिखाता है कि उनके दिमाग में पैनिक बटन जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली, गरीबी को हरा दिया और सब कुछ किसी परियों की कहानी की तरह खुशी खुशी खत्म हुआ। सही? काश ऐसा होता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिकेट में असली चुनौती तो अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद शुरू होती है ना? खासकर जब आपका शरीर जवाब देने लगता है। यहीं से फ्रेंचाइजी क्रिकेट यानी IPL का वो क्रूर और व्यावसायिक दौर शुरू होता है। और ये दौर उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2017 में जब किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 3 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा था, तो लगा कि जिंदगी रातों रात बदल गई। लेकिन उस सीजन में 6 मैचों में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए और इकोनॉमी रेट भी 9 से ऊपर रहा। उन्हें टीम से तुरंत रिलीज कर दिया गया। लेकिन असली कहानी तो 2018 में शुरू होती है ना, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें खरीदा। 2020 के IPL में उन्होंने अपनी यॉर्कर का ऐसा खौफ पैदा किया कि बड़े बड़े बल्लेबाजों के पैरों में खलबली मच गई थी। एकदम। 2018 से 2024 तक वो SRH के मुख्य गेंदबाज बने रहे, खासकर 2024 के सीजन में, जब उन्होंने 14 मैचों में 19 विकेट चटकाए। लेकिन इस शानदार सफर के दौरान एक दुश्मन लगातार उनके पीछे पड़ा था, और वो थी चोट। 2021 IPL के दौरान घुटने की गंभीर चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। फिर वो कोविड-19 का भी शिकार हुए। हाँ, शरीर जवाब दे रहा था। उनके शरीर ने लाल गेंद यानी रेड बॉल क्रिकेट के लंबे स्पेल डालने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। और इसी वजह से उन्होंने सितंबर 2024 में फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट से हमेशा के लिए दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। ये जानकर हैरानी होती है कि उन्होंने अपने जीवन का जो आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था, वो कोई और नहीं बल्कि वही 2021 का ब्रिस्बेन टेस्ट था। बाप रे, वही आखिरी टेस्ट था उनका। उसके बाद वो लाल गेंद से मैदान पर कभी नहीं उतर पाए। किसी भी तेज गेंदबाज के लिए बार बार घुटने और कंधे की चोटें, जिससे वे 2025 की शुरुआत में भी बहुत जूझे, अक्सर करियर का अंत मानी जाती हैं। तेज गेंदबाजी का पूरा विज्ञान शरीर के बायोमैकेनिक्स पर टिका होता है, और अगर घुटने ही कमजोर हो जाए तो रफ्तार और सटीकता दोनों खत्म हो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब एक तरफ हम एक ऐसे खिलाड़ी को देख रहे हैं जो अब 34 साल का हो चुका है, जिसके घुटनों और कंधी की कई सर्जरीज हो चुकी हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट छोड़ चुका है। ऐसे खिलाड़ी को तो क्रिकेट के बाजार में लगभग चुका हुआ मान लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल, अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन फिर IPL 2025 का मेगा ऑक्शन आता है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन पर 10.75 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगा देती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। IPL 2026 के सीजन के लिए उन्हें उसी कीमत पर रिटेन भी किया जाता है। मैं इस गणित को समझना चाहती हूँ। 10.75 करोड़ रुपए एक ऐसे गेंदबाज के लिए क्यों, जो लगातार इतनी चोटों से जूझ रहा है? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है आधुनिक T20 क्रिकेट का अर्थशास्त्र और डेथ ओवर्स का गणित। T20 क्रिकेट में 18वें से 20वें ओवर के बीच का खेल अक्सर पूरे मैच का नतीजा तय कर देता है। डेथ ओवर्स। अगर कोई गेंदबाज 19वें ओवर में 15 रन देने की बजाय सिर्फ 8 रन देता है, तो वो डेटा और आंकड़ों के हिसाब से अपनी टीम की जीत की संभावना यानी विन प्रोबेबिलिटी को 20 से 30% तक बढ़ा देता है। अच्छा, मतलब दिल्ली कैपिटल्स 10.75 करोड़ रुपए नटराजन के पूरे 4 ओवरों के लिए नहीं दे रही है, बल्कि डेथ ओवर्स में डाली गई उन 12 जादुई गेंदों के लिए दे रही है। बिल्कुल सटीक समझे आप। फ्रेंचाइजी इस बात की कीमत दे रही है कि जब सामने वाला बल्लेबाज हर गेंद को स्टैंड्स में मारने के लिए तैयार खड़ा हो, तब कौन सा गेंदबाज लगातार 3 यॉर्कर स्टंप्स की जड़ में डाल सकता है। चोटों के बावजूद नटराजन का वो कौशल जरा भी कम नहीं हुआ है। ये तो सच में कमाल है। और उनके हेड कोच हिमांग बदानी, जो उन्हें बहुत करीब से जानते हैं, उन्होंने साफ किया है कि टीम को उनसे सिर्फ आत्मविश्वास के साथ अपनी वो खास भूमिका निभाने की उम्मीद है।
और अब तो वे मिचेल स्टार्क जैसे लेजेंडरी गेंदबाज के साथ नई तकनीकें भी साझा कर रहे हैं। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? एक व्यक्ति भारी संघर्षों से निकलता है, पैसा कमाता है और फिर आराम की जिंदगी जीता है। अक्सर ज्यादातर कहानियां तो यहीं खत्म हो जाती हैं। हाँ, लोग सेटल हो जाते हैं। लेकिन नटराजन की कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर शायद अब लिखा जा रहा है और ब्रूट इंडिया की डॉक्यूमेंट्री इसी चीज पर रोशनी डालती है, जो है उनकी विरासत, यानी नटराजन क्रिकेट एकेडमी। और ये हिस्सा वाकई दिल छू लेने वाला है। नटराजन ने अपने ही गांव चिनप्तमपट्टी में ये एकेडमी खोली है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने बहुत ही सादगी से जवाब दिया कि शहरों में तो टैलेंट को रास्ता मिल जाता है, लेकिन गांव के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि शुरुआत आखिर करनी कहां से है। मुझे तो लगता है कि अगर आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो आप किसी बड़े शहर में आलीशान घर लेकर आराम से रह सकते हैं ना। बिल्कुल। अपने गांव वापस जाकर उसी धूल मिट्टी में एक एकेडमी चलाने की क्या जरूरत है? यही तो वो अंतर है जो एक अच्छे खिलाड़ी और एक महान इंसान के बीच होता है। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में खेल के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा से बहुत कमी रही है। सिस्टम के इस फेलियर को नटराजन ने अपने स्तर पर ठीक करने का बीड़ा उठाया है। सिस्टम को सुधारने की कोशिश। ये एकेडमी कोई पीआर स्टंट या दिखावा नहीं है। अब तक 720 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों को वहां ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके नतीजे भी जमीन पर साफ दिख रहे हैं। इनमें से 30 बच्चे तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेल भी चुके हैं। और कॉर्पोरेट दुनिया भी इस बदलाव को महसूस कर रही है। आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी संस्था अब इस पहल को आर्थिक सपोर्ट दे रही है। नटराजन का फोकस इस बात पर नहीं है कि एकेडमी में बस हजारों की भीड़ जमा हो जाए। तो उनका फोकस किस चीज पर है? उनका जोर है कंटिन्यूटी पर, यानी निरंतरता पर। वे चाहते हैं कि जो बच्चा अंडर 14 में आए वो सही कोचिंग और सुविधाओं के साथ अंडर 19 और फिर स्टेट लेवल तक का पूरा सफर तय करे। मतलब वो रास्ता जो उनके लिए कांटों भरा था, वो आने वाली पीढ़ी के लिए उस रास्ते पर मखमल बिछा रहे हैं। ये एक ऐसे लीडर की निशानी है जो अपनी सफलता को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस से नहीं मापता, बल्कि अपने द्वारा तैयार किए गए भविष्य के खिलाड़ियों की संख्या से मापता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटे तो ये महज क्रिकेट की एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उस असीम जिद की, जहाँ एक लड़का जिसके पास पहनने को जूते तक नहीं थे, वो अपनी उसी मजबूरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। ये कहानी है उस मसल मेमोरी की जो टेनिस बॉल के रफ मैदानों से निकलकर गाबा की तेज पिचों तक अपने जादू दिखाती है। सच में प्रेरणादायक है। बार बार उनके घुटने टूटते हैं, कंधे जवाब दे जाते हैं, लेकिन 34 साल की उम्र में भी T20 क्रिकेट का बाजार उनके उस एक विशेष कौशल, उनकी यॉर्कर के सामने करोड़ों बिछा देता है। और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस इंसान की जो खुद उस सिस्टम को बदल रहा है जिसने कभी उसे पूरी तरह नकार दिया था। एकदम सही। ये इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि सफलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना आगे गए, बल्कि असल सफलता इसमें है कि आपने अपने पीछे आने वालों के लिए सीढ़ियां कितनी मजबूत बनाई। लेकिन इस चर्चा का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहती हूँ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जरा सोचिए, अगर 10 साल की उम्र में ही टी नटराजन को किसी बड़े शहर की अत्याधुनिक हाईटेक क्रिकेट एकेडमी मिल गई होती, अगर उन्हें शुरुआत से ही लेदर बॉल, बढ़िया टफ विकेट और महंगे विदेशी कोच मिल गए होते, तो क्या उनके हाथों से वो अचूक और घातक टेनिस बॉल यॉर्कर कभी जन्म ले पाता? क्या कई बार स्थापित सिस्टम और सुख सुविधाओं से पूरी तरह बाहर होना ही उस सिस्टम को हराने की सबसे बड़ी चाबी होती है? सोचिएगा जरूर।